पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 12वां दिन है, बुधवार है और हम नए विचारों के साथ आज फिर से आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। हर रोज की तरह हम आज शुरुआत भी प्रार्थना से ही करेंगे। तो दारा बहन, आज कौन सी प्रार्थना? आज हम संकटनाशन गणेश स्तोत्र बोलेंगे। बढ़िया, बताइए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये। अर्थात भक्त के हृदय में वास करने वाले गौरी पुत्र विनायक को वंदन करने के पश्चात दीर्घायु, सुख, समृद्धि एवं सर्व इच्छा पूर्ति हेतु उनका अखंड स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद दारा बहन। बहुत बड़ी बात है कि भगवान गणेश, उनका स्वरूप अपने आप में बहुत सारे हकारात्मक विचार हमें दे जाता है। आज्ञा का पालन करना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि उनके पूरे विषयों को अगर भगवान गणेश की पूरे विषय की चर्चा करते हैं तो हम पूरे एपिसोड में उसकी चर्चा कर सके, उतने उसके हकारात्मक भाव उनके अंदर से हमें मिलते हैं और इसलिए इसको प्रथम पूज्य का स्थान भी मिला है कि सभी देवों से पहले उनकी पूजा होती है। तो वही उनकी पूजा करके आज हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आज नर्स दिन है, कुछ विश्व नर्स दिन है, ऐसा सुबह सुबह कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो एक करुणा की मूर्ति की जो हॉस्पिटल वगैरह में जो दाखिल होते हैं उनको एक मातृभाव देकर उनको जल्दी से ठीक करने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाली शख्सियत होती हैं वो नर्स होती हैं। तो उनके लिए आज एक दिन है, उनका ही दिन है। हाँ, तो चलते हैं सुविचार की ओर। शारदा बेन, बताइए आज क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जी सर, वैसे विश्व नर्स दिन है तो हम उसके बारे में ही सुविचार कहेंगे। बढ़िया, चलिए तो मेरी बातों को आप कंटिन्यू करिए। जी सर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जन्मदिन 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिन के रूप में हम मनाते थे। उनका एक बहुत ही अच्छा विचार है जिसे हम आज सुविचार के रूप में ले रहे हैं कि कामयाबी का श्रेय इन बातों को देती हूँ कि कभी भी कोई बहाना ना बनाए। वैसे उसका यह विचार उनके जीवन से वर्णित है और आज मैं चाहती हूँ कि इसके जीवन से ही कुछ प्रसंग है वो मैं इस विचार के साथ साझा करना चाहती हूँ। उनका जन्म एक इंग्लैंड के धनी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह दुखी इंसान और जानवर की सेवा करने की प्रबल इच्छा रखती थी। साहित्य, चित्रकला और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय धनी वर्गीय और शिक्षित महिला और एक साधन संपन्न परिवार में वह आराम से सुख शांति का जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की और लंदन से 6 महीने तक नर्सिंग विद्या प्राप्त की। वहां से फ्रांस गई और नर्सिंग जीवन का नवीनतम ज्ञान प्राप्त किया।
लंदन से वापस आकर उन्होंने वहां पे नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई, तो वहां के घायल सैनिकों की हालत उनसे देखी नहीं गई, तो वह अपने सभी स्टूडेंट को लेकर 2 साल तक वहीं पे सब घायल सैनिकों की वहां पे उन्होंने सेवा की। और रात को जब वो लैंप लेके सभी घायल के पास जाती थी, तो घायल लोग का दुख तो यूं ही आधा खत्म हो जाता था, तो वह एक अपने लाइट के साथ जो जाती थी, तो लैंप वाली महिला के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। यह पहली महिला थी जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट के मेरिट से सम्मानित किया गया। और दोस्तों 1907 में रेड क्रॉस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रेड क्रॉस आंदोलन का पथदर्शक माना गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका जन्मदिन है 12 मई, वो आज हम अंतरराष्ट्रीय नर्स दिन के रूप में मना रहे हैं। तो ये थी उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी, वो आपने साझा की मैंने आपके साथ। बढ़िया। तो एक शख्सियत के बारे में सुविचार के साथ साथ उनके सुविचार के साथ साथ उनके विषय में भी जानने का मौका मिला आज हमें। तो आगे चलेंगे भगवत गीता के ज्ञान की तरफ हम, और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अनीता बेन हमारे साथ साझा करेंगे। तो अनीता बेन, आप कौन से श्लोक आज सुनाने वाले हैं, ये बताइए। जी सर, हरिओम। आज मैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 59 और फिर 60 श्लोक का पठन करूंगी और भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को, जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय को मिटा डालते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। फिर आगे का श्लोक देखते हैं। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान होती है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक भर लेती है। अस्तु। ये बात दो विषयों में आज के लिए भगवत गीता के जो श्लोक है वो सांप्रत है। आज के समय के लिए मैं नहीं कहूंगा, मगर व्यक्तियों के लिए सांप्रत है। कोई ना कोई चीज यहाँ पे जो पहले श्लोक में जो बात बताई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम हमारे अंदर जो बुरी चीजें रहती हैं उसको हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। खास करके व्यसन के समय हम देखते हैं कि हम व्यसनों को छोड़ते जाते हैं। जब व्यसनों को छोड़ते हैं तो कई बार ये होता है कि हम 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 12 महीना के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर एक मोमेंट ऐसी आती है कि वो व्यसन फिर से शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, ये समझने का काम इस श्लोक में कहा है कि हम जब भी कोई चीज को छोड़ देते हैं, निराहार हो गए, इंद्रियों ने अपने विषयों को छोड़ दिया, मगर उस चीज के प्रति जो आसक्ति थी वो नहीं छूटी थी।
और जब तक वो आसक्ति नहीं छूटती है तब तक आप उस विषय से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। इसीलिए यहां बताया गया है कि अगर कोई भी विषय से, कोई भी बुरे विषय से पूर्ण रूप से मुक्त होना है, कोई भी नकारात्मक विषय से पूर्ण रूप से मुक्त होना है हमें, तो हमें इंद्रियों को अपने विषयों से तो दूर करना ही पड़ेगा। माने हमने बताया था कल 5 इंद्रियों की बात हमने की थी, तो 5 इंद्रियों को अपने विषयों से तो दूर करना ही पड़ेगा, मगर हमारे अर्ध जागृत मन में जो उसके प्रति जो आसक्ति का भाव पड़ा हुआ है, उसके प्रति जो हमारा लगाव पड़ा हुआ है, उसको भी दूर करना पड़ेगा। और ये अगर दूर हो जाता है तो हमारे अंदर से पूर्ण रूप से नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये बात यहां पर बताया है। और इसीलिए दूसरे श्लोक में कहा है कि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो अपने मन को, बुद्धि को, सारे विषयों को हर के ले जाती हैं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण लाना, इंद्रियों को अपने काबू में लाना, ये बहुत ही जरूरी बात है। तो इस विषय को हमें समझना चाहिए। तो धन्यवाद अनीता बहन, आपने ये भगवद गीता पठन हमारे साथ किया। आज की हमारी जो स्टोरी है वो विजय भाई सेठ हमारे सामने साझा करने वाले हैं। विजय भाई सेठ बुद्ध से हमारे साथ वैसे तो जुड़ते हैं और काफी अच्छी पर्सनालिटी है, एक सोशल पर्सनालिटी है। तो उनकी स्टोरी आज उनके मुंह से ही सुनेंगे, मगर उससे पहले उनका विस्तृत परिचय जो है वो हर रोज की तरह अमी बहन करवाए, ऐसे मैं उनसे विनती करूंगा। तो अमी बहन, पहले आप विजय भाई का परिचय करवाइए और फिर विजय भाई के मुंह से उनकी स्टोरी हम सुनेंगे। जी, तो आज की जो पॉजिटिव स्टोरी लेकर आए हैं वो है विजय भाई सेठ। तो जैसे कि सर ने बताया कि बहुमुखी प्रतिभा हम कह सकते हैं। गुजरात स्टेट योग बोर्ड के वे योग कोच है। पतंजलि योग समिति कच्छ के तालुका प्रभारी है। YCB से सर्टिफाइड है। उन्होंने लेवल 3 बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। भुज कच्छ में उन्होंने पुनीतवन नाम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत वे निशुल्क योग और कई सारी सामाजिक प्रवृत्तियां कर रहे हैं। व्यवसाय में तो वैसे वे बिल्डर और डेवलपर है, लेकिन प्राकृतिक और सामान्य जीवन शैली उनके जीवन का अभिन्न अंग है। उनके जीवन का एक मंत्र रहा है कि योगी बनने से पहले उपयोगी बने। और आप हम उनका नाम देखें तो उसमें ही विजय लिखा हुआ है। तो कोरोना से विजय तो उन्हें पानी ही थी। तो उसकी सकारात्मक जो बात थी, उन्होंने कैसे कोविड के साथ लड़ाई की और कैसे कोविड को परास्त किया, उसकी बात विजय भाई हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। तो कृपया प्रस्तुत हो और आपकी बात हम सबके सामने रखें। धन्यवाद। नमस्कार, हरिओम। हमारे आदरणीय सर गौरंग सर और हमारे पूरे साधक मित्र, मुझे जिस तरह से मेरी पहचान दे दी गई उससे भी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरी इच्छा होती है कि सबके साथ जुड़े रहना, इसलिए मैं योग से जुड़ा हूँ कि योग का मीनिंग ही जुड़ना है। तो हम आज मैं कोई कहानी या तो स्टोरी नहीं कर रहा हूँ, वो हकीकत है जो मेरे साथ गुजरी थी। मैं तकरीबन 6 महीने पहले मुझे राजकोट के अंदर इनवाइट किया गया था एक फंक्शन के लिए। मैं उस फंक्शन में आया था। उस फंक्शन के अंदर छोटा फंक्शन था, एक एंगेजमेंट का फंक्शन था, मगर फंक्शन के दूसरे दिन
मेरा मदर इन लोग की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो हम हॉस्पिटल में ले गए। नियर अबाउट 84 के आसपास है, तो उसको कुछ न कुछ डिसीज है, तो वो डिसीज के वजह से हम लोग गए थे। तो 2 दिन मैं भी उनके साथ घुमा, माता जी को लेके साथ में घुमा। जब सब जगह पे जाते थे, 6-8 महीने पहले ऐसी हालत थी, कोई डॉक्टर ऐसा बोलता था कि पहले इसका कोरोना टेस्ट करा के आओ, बाद में हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट देंगे। अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और हम यहीं कहीं रखेंगे और उनको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आएगा, और कोरोना है तो हमारे पेशेंट को मुश्किल करेंगे। तो मैं खुद गया एक प्राइवेट लैब के अंदर, उनका टेस्ट कराया। टेस्ट 48 आवर्स के बाद देने के लिए कहा गया। 48 आवर्स भी उनके साथ रहा और पूरे परिवार के साथ उसका एक रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो आरटीपीसीआर का जब पॉजिटिव आता है तो 100% वो पॉजिटिव है कोविड। सब लोग घबरा गए, तो मैंने बोला उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एक रिपोर्ट से हम लोग इनको छोड़ नहीं सकते। तो हमने सबको समझाया कि कोई बात नहीं, जो जिसको डर लग रहा है वो उससे दूर रहे, बाकी हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। गौरंग सर खुद साक्षी है, हमें हॉस्पिटल घुमा था, कहीं जगह नहीं मिली थी। बहुत कोशिश किया, हमने घर पे रखा, 1500 रुपये में एक नर्स को रखा कि जो उसकी डेली ट्रीटमेंट करे। मगर 6 महीने पहले ऐसा नियम था कि अबव 60 ईयर्स अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आप घर पे नहीं रख सकते। हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आ गई, हम नहीं लेके गए तो पुलिस को बुलाया गया और हमको बोल दिया गया कि भाई आप इसको लेके जाओ, घर पे नहीं रख सकते हो आजू बाजू के लोगों को। तो हम लोग टेंशन में तो आ गए। उसमें घर में से और 3 जन की हालत खराब हुई, और 3 जन की हालत खराब हुई, उसमें से 2 को पॉजिटिव आया। जब गौरांग सर को मैंने बहुत फोन किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हर एक दवाखाने में हम लोग ट्रीटमेंट करते गए। मैं 5 बजे से कार में लेके घूम रहा था हर हॉस्पिटल को। रात को 12 बजे एक प्राइवेट गेस्ट हाउस के अंदर कोविड हॉस्पिटल बनाया, वहां उसको एडमिशन मिला। अब देखो कैसा सिचुएशन है। हम जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, जब उसको पॉजिटिव, हम उसको लेके जा रहे थे तो घर के पूरे मेंबर यही समझ रहे कि माता जी जा रहे हम उनको स्वर्गवास भेज रहे हैं। वैसा सब रो रहे थे, धो रहे थे, पाँव छू रहे थे, दूर से, नजदीक से नहीं, दूर से ऐसा ऐसा कर रहे थे, माता जी जा रहे, माता जी जा रहे, जाते रहे। तो मैं बोला इतना मत डरो आप, जो होना है वो तो होता ही रहेगा, मगर डरने से ये खुद भी हिम्मत हार जाएंगे। मगर माता जी की हिम्मत बहुत जबरदस्त थी। हम लोग उनको 12:15 को उसको एक हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। रात को हम 2 बजे तक बैठे, मगर फिर हमको वो मिलने की मनाही कर दिया गई, आप उनको मिलने नहीं जा सकते, वो कोरोना पॉजिटिव थे। अरे भाई कोरोना पॉजिटिव तो 4 दिन से थे, नहीं आप नहीं जा सकते। किट पहन के मैं अंदर गया, रात को हम 2 बजे, बोला हम घर जा रहे हैं, तो उनको छोड़ के चले गए। काफी महंगा था ट्रीटमेंट ये बात नहीं करेंगे, मगर घर के अंदर फिर टोटल 4 जन पॉजिटिव आए, अलग अलग घर में। मेरे मिसेज को भी पॉजिटिव आया, वो अलग रूम में, मैं अलग रूम में। मैं सबकी सेवा करते रहा और सब लोग यही बोल रहे तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने आप को। तो मैं नेचुरोपैथी और योग जो मेरे साथ जुड़े वाला है उसके साथ ही मेरा खाना पीना कम कर दिया। और जिस तरह से मुझे विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, स्टीम लेना है, वो जो जो भी मुझे काढ़े बताए गए, गौरांग सर ने कुछ बताया, मुझे कुछ नॉलेज था, तो हम करते रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मगर उस पीरियड के अंदर वो जो पहला ट्रेंड था, वो उसके अंदर सब लोग घबरा गए थे। 8 दिन के अंदर तब इंजेक्शन रैपिड इंजेक्शन भी अवेलेबल हो गए थे, और उनकी माता जी की 8-10 दिन के अंदर तबीयत अच्छी हो गई, घर आ गए। मैं 15 दिन वहां रुका। 15 दिन के बाद मैं खुद अकेला रुका, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ओके हूँ। जब मैं वापस कच्छ आया, उस बात में घर में जितनी टेंशन चल रही थी, आज वही बात याद करके ये लोग बोलते कि हम लोग कितने नेगेटिव थे। आज अगर इस पोजीशन के अंदर हम 5 जन हॉस्पिटल में जाते तो एक जो तो 100% कम हो जाते थे। उस पीरियड में अगर सबको कोविड हो गया तो अब ये लोग 100% तो नहीं कह सकते, मगर 50% सेफ हो गए, माता जी भी अच्छे हो गए और उनको भी कुछ डर नहीं रहा। मैं जब भी समझाता था कि आप लोग डरो मत, जो भी होना है वो होता रहेगा। यही चीज सब लोग को कोरोना हो गया, सब अच्छे हो गए और आज सबको याद करे थे। और बराबर फरवरी के अंदर मुझे कुछ प्राणायाम करते करते थकान लगने लगी, तो बोला मुझे अपने आप में कुछ थकान लग रही है। मैं हर पेशेंट के पास जाता हूँ, दवाखाने में जाता हूँ, हर दोस्तों को मिलता हूँ और योग के ऑफलाइन ही क्लास लेता हूँ। तो मुझे ऐसा डाउट आया कि मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मुझे कभी इतनी सांस नहीं थकती थी। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है 5 मिनट से ज्यादा
अनुलोम कपालभाति करने की तो हो सकता है थक जाऊंगा, मगर कुछ सांस घुट रही थी तो मैंने मेरा रैपिड टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। तो भी मेरा दिल कहता था, मैं डरा नहीं था, मैं पॉजिटिव था, मगर मुझे मालूम था कि कुछ प्रॉब्लम है। जब मैंने आरटीपीसीआर से पहले सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन, थोड़ा नहीं फिर भी ज्यादा ही था इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन भी मैंने गौरंग सर को बोला ऐसा ऐसा है। तो ये इन्फेक्शन रहने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आपको कोविड पॉजिटिव है, मगर आपको सांस तो चढ़ रही है, मतलब इन्फेक्शन तो है। फिर मैंने चलो रैपिड टेस्ट करा लेंगे, रैपिड टेस्ट कराया, जब तक 5 दिन चले गए थे, 5वें दिन में रिपोर्ट आया कि आपको पॉजिटिव है। मतलब 5 दिन गए प्लस 14 दिन मुझे क्वारंटाइन रहना था। सब कुछ सोचना छोड़ दिया, ये स्वीकार लिया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव आया है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। अब क्यों आया, कहां से आया, ये नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, घर में ही रहूंगा। घर वाले को बोल दिया कि मेरे रूम के आजू बाजू में भी आपको नहीं आना है। मेरे रूम और बीच में जो हॉल है, हॉल के अंदर आप कोई बैठेंगे नहीं, मैं रूम से बाहर नहीं जाऊंगा। जितने भी मेरे डॉक्टर्स थे वो मुझे पूछने के बदले मैं उनको रिपोर्ट देता रहता, आज सुबह इतने बजे उठा, ये करा। फिर धीरे धीरे थकान लगने लगी, इसलिए आसन बंद कर दिए, थोड़े थोड़े सूक्ष्म करके प्राणायाम करते। फिर मैंने सोचा कि मुझे इतने अच्छे दिन मिले हैं, ये 14 दिन, तो मैं क्या करूं। तो मेरा एक बचपन से शौक रहा है, वो शौक मैं आपको बता दूंगा। ये पागल शौक था या अच्छा शौक था या बुरा शौक था, आप लोगों को में से बहुत कम लोगों को होगा। मुझे एक बचपन में आदत थी पर डे एक आदमी से दोस्ती करनी। हर एक आदमी नया मुझे मिलना चाहिए जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूं। ये सिलसिला चला 25 साल तक। अब सोचो 365 दिन एक साल में, 25 साल में कितने दिन, मतलब कितने दोस्त होंगे मेरे। बाद में अभी लास्ट 8-10 साल से मैं सबको मैनेज नहीं कर रहा पा रहा था कि मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मीटिंग के बीच में भी अगर फोन आया और ये परेशान है तो मैं बोलूंगा सॉरी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो यही हालत मेरे बिजनेस में होती थी, मेरी पढ़ाई में होती थी, मेरे काम काज में होती थी। तंग आके मैंने ये 8-10 साल से कम कर दिया है। मतलब जो रिलेशन है उसको तो मेंटेन करना ही है। तो मैंने सोचा कि साला 25 साल में बहुत लोगों से मैंने मिला नहीं हूँ, मैं बहुत लोगों से बात नहीं किया हूँ, तो ये लोगों को मिलेंगे। और मैंने कुछ पढ़ने का बहुत शौक था, वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ कामकाज की वजह से, इनकी सेवाओं की वजह से। मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है, उसकी भागदौड़ की वजह से वो करूंगा। फिर मैं क्लास लेता हूँ, मतलब ऑफलाइन सबको पढ़ाता हूँ, तो योग कराता हूँ, या तो मैं सीखता हूँ जब भी साधना नहीं होती, किसी को सिखा रहा हूँ तो भी साधना नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला, मैं साधना करेंगे। तो साधना करने के लिए प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे। जो बोलते हैं हम 10 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट करना है, मैं सोचता हूँ 10 साल से बोलता हूँ 10 मिनट करना चाहिए, मगर कभी आज तक 10 मिनट नहीं किया, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता। एक क्लास खत्म हो गया, दूसरा क्लास लिया तो सीखने का क्लास, काम धंधा ये चलता ही रहा, तो मेरा साला बहुत अच्छा टाइम मिला। आप मानेंगे नहीं, मैं 14 दिन के अंदर मुझे थकावट महसूस, टेम्परेचर, कोई गोली लेनी, कोई दवाई नहीं ली। जरा टेम्परेचर था तो होम्योपैथिक, मेरा दोस्त है उनको मैंने बताया मुझे टेम्परेचर है, तो होम्योपैथिक मेरे को ट्रीटमेंट दिया कि होम्योपैथिक ले, इन्फेक्शन है कोई टेंशन मत ले, तुम ब्लड रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, तेरे को ये क्या बोलते हैं फिर से सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते रहे और टेम्परेचर भी मुझे बताते रहे तेरे टेम्परेचर कितना है। 101-2 से ज्यादा नहीं जाता था, तो मैं ओके था। एसी वेसी बंद, कोई पंखा भी बंद, नेचुरल लाइट, खिड़कियां खुली। खिड़की कौन सी खुली, आउटसाइड में, इनसाइड में नहीं, घर का दरवाजा बंद। मुझे टाइम टू टाइम जूस आ जाते थे, टाइम टू टाइम काढ़ा आ जाता था, टाइम टू टाइम आ जाता था, वो मैं बोल देता था कि भाई इस टाइम को ये लेके जाओ। मैंने 25 साल पुराने दोस्तों को फेसबुक में से ढूंढा, बहुत दोस्तों को इसके उसके पास से नंबर्स लिए, जो छुड़ गए थे मेरे दोस्त उसको सबको मैंने फिर से जागरूक किया। अरे यार कहाँ हो तुम, अरे बहुत देख के अच्छा लगता है। तो कोई टकला हो गया है, कोई मोटा हो गया है, कोई 25 साल के मिलने के बाद इतनी खुशी होती थी, इतनी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कोई रोग से पीड़ित हूँ या मेले में आया हूँ। रोज अलग अलग दोस्तों के साथ, मगर ये लोग कभी मुझे को ये नहीं पूछे कि तू हमको याद कैसे किया। तो मैं बोला यार बहुत दिन से ऐसा। अभी आपको यही बता दूं, उस पीरियड के अंदर जो कच्छ के हेल्थ ऑफिसर है, अभी शरद दस्त है, जिसका नाम बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत सेवा की है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वो कन्नड़ साहब बोलते हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा बचपन का दास वो प्रेम बोल के, उसे एक बार ढूंढा, कहाँ है, भुज में है, क्या है, क्लास 1 ऑफिसर है, क्या करता है। अरे बोला ये कन्नड़ तो अपने वाला कन्नड़ है। उसको मिला, बहुत एंजॉय किया, पढ़ने का था।
और योग दर्शन पढ़ना था, हठ प्रदीपिका पढ़ना था, जितना पढ़ना था, जितना देखना था के अंदर है क्या ये भी नहीं देखा था। योग दर्शन पढ़ा, हठ प्रदीपिका पढ़ा, घृण संहिता देखा, सूक्ष्म व्यायाम का भी जो पूरा बुक्स है उसका भी मैंने इतने सारे जेरोक्स कराए। वो जेरोक्स वाला बोलते थे विजय भाई दुकान खोली છે કે શું, આટલી બધી जेरोक्स કરો છો શું? तो मेरे पास जो पीडीएफ है वो कराता रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था दिन कम पड़ रहा था मेरे को, रात को कब 12-1 बज जाते थे, कब सुबह 5 बज जाता था, कब उठ जाता था। मगर घर वाले पूछते थे તમે करो છો શું, तो बोलता हम फोन पे बात करेंगे, हम क्या कर रहे हैं। तो कभी भी मेरे मन में नेगेटिव विचार भी नहीं आया। जब परिस्थिति खराब थी जब भी मैं पॉजिटिव सोचता रहा था। मेरे साथ गुजरा जब भी मैं इतना पॉजिटिव गुजरा, बहुत लोगों से नजदीक आया और बहुत एंजॉय किया। तो बीमारी, तकलीफ, डिसीज है, उसको हम नहीं भूल सकते या तो नहीं हम नकार सकते कि अभी कोई बीमारी नहीं है। मगर उसको पॉजिटिव से लिए तो अब देखते हैं कि कितने लोग संक्रमित होते हैं, उसमें से कितने मरते हैं और क्यों मरते हैं। तो ये तो सोचना ही नहीं है हम कितने अच्छे हो रहे हैं और किसको नहीं हो रहा है, हुआ तो कौन जल्दी बाहर आ रहा है, ये सोचने का भी मुझे वक्त नहीं था। मैंने बाद में लास्ट 10-11 दिन के बाद हमारा योग समाज का प्रोग्राम था, हमारे चेयरमैन को भी बताया था कि मैं पॉजिटिव आया हूं मगर मैं योग समाज के प्रोग्राम में 25-27 तारीख को नहीं जुड़ सकता हूं। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मेरा 28 फरवरी को क्वारंटाइन पूरा हुआ और 1 तारीख 2 तारीख 20 आवर्स में काम करता रहा, कोई वीकनेस नहीं। और 3 मार्च को योग समाज का 700 लोगों का फंक्शन किया धूम धड़ाके के साथ। कोई मान नहीं सकता कि ये आदमी को 3 दिन पहले क्वारंटाइन था और उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। उसका बहुत बड़ा फंक्शन रहा, 300 आदमी की जगह पे 700 आदमी, उनको खाना पीना करके सुबह 6 बजे से शाम 3-4 बजे तक का प्रोग्राम था। तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोरोना से डरो मगर उसके भयभीत मत हो जाओ। उसके जितने भी नियम है वो पालो मगर उसके गुलाम मत बना जाओ, बस गया खत्म ऐसा मत सोचो। तो मैं चाहता हूं कि हम ये श्रृंखला चालू की है, इसका मकसद ही यही है कि सही में हम कोरोना के बीच बारे में जाने, अच्छी अच्छी बात जाने। कि मुझे थोड़ी वीकनेस आ गई थी, मैंने मेरी जीवन शैली जो बदल गई थी उसको फिर मूड जीवन शैली में लाया, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट किया, भागदौड़ नहीं की, जितना व्यायाम होता था उतना या तो उससे कम किया और लाभ लेते हुए ठीक हो गया। तो ये मेरी आज की हकीकत थी, कोई स्टोरी नहीं थी। ऐसी बहुत लोगों के साथ घटता है। तो आप सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोरोना को हमें भगाना है, हमें उसे डरना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद विजय भाई। बहुत अच्छे विषय रहे आपके कि अच्छे से आपने सारी अपनी जो अपने और अपने परिवार की जो भी स्थितियां बनी थी 2 समय में वो हमारे सामने रखी। फिर से आते हैं हमें बहन आपके पास ही, आज की एक मॉरल स्टोरी किस तरह से आप आज की हमारे साथ मॉरल रखने वाले हैं स्टोरी, वो बताइए। हाँ, बहरा बनने की बात है। एक बहर गांव था, उसने एक दिन एक प्रतियोगिता रखी गई कि गांव के जो पर्वत है उसके ऊपर सबको चढ़ना है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सबने सोचा कि चलो पर्वत ही चढ़ना है ना, कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही पर्वत के पास गए तो देखा तो पर्वत एकदम सीधा था। तो काफी लोग पीछे हट गए, कुछ लोग बहादुर थे वो आगे आए कि चलो हम चढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करते थे पूरी भीड़ जमा हुई थी, सब लोग बोलने लगते थे, आवाजें दे रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ये लोग कभी सीधे पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकते, ये असफल ही रहेंगे। तो ऐसा करते थे। तो जो लोग भी वो चढ़ने की कोशिश करते थे थोड़ी और चढ़ के फिर नीचे की ओर गिर जाते थे। इतने में एक आदमी आया और उसने चढ़ना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाते रहे, फिर भी वो चढ़ता ही गया और ऊपर तक चढ़ गया। तो सब लोग तो हैरान हो गए कि ये इतनी सीधी पहाड़ी पर ये कैसे चढ़ गया। तभी पीछे से एक आदमी बोला, अरे ये कहाँ सुन पाएगा, ये तो बहरा है। जैसे ही उस आदमी ने सुना कि ये मुझे बहरा बोल रहा है तो वो बोला, हाँ मैं बहरा हूं, मेरे पास जो भी नकारात्मक बात करेगा
उस सभी के लिए मैं बहरा हूं, बहरा था और बहरा रहूंगा। तो इस बात से हमें यह सीखना है कि हमारे अंदर एक असीम संभावनाओं का सागर बना रहता है और लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता भी होती है, लेकिन हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैले नकारात्मकता को हमारे अंदर न आने दे, तो हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सुनते हैं, तो हम हिम्मत हार जाते हैं और खुद को कम महसूस करते हैं। तो छोटे छोटे सपनों के साथ समझौता नहीं करना है। अगर हम दूसरों की नकारात्मक बातें सुनेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज को अनसुना करें और उसके प्रति बहरे हो जाए, तथा हर उस उद्देश्य के प्रति अंधे हो जाए जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकते हैं। धन्यवाद। तो मुझे तो पहले बहरा होना पड़ेगा इस विषय में। तो बढ़िया अम्मी बहन, आपने एक बहुत ही सहज रूप से बताई हुई ये वार्ता काफी कुछ कह जाती है। शायद इसके आगे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि क्या करना है हमें। हम सभी इतने क्या कहते हैं कि परिपक्व हैं कि क्या नहीं सुनना, इस विषय के प्रति भी अगर हम जागृत हो जाएं, क्या नहीं देखना, उसके प्रति भी अगर हम जागरूक रह जाएं, तो काफी अच्छा विकास कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही आपकी भी। तो चलते हैं अगले मुकाम की तरफ। आज की श्रृंखला के अंतिम पायदान जो हमारा रहता है कि हम आपसे वादा करते हैं कि कल रात को हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, और आपसे अलविदा होने से पहले हम धारा बहन से एक स्वास्थ्य मंत्र या विश्व कल्याण मंत्र जो है वो हर रोज हम सुनते हैं। तो आज भी मैं धारा बहन से ही विनती करूंगा कि हमारे सामने प्रकट होकर स्वस्ति कल्याण का भाव को प्रकट करता हुआ मंत्र कहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्व कल्याण की इस प्रार्थना के साथ ही आज की श्रृंखला को हम यहीं पूरा करेंगे। कल रात 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे आपके साथ। फिर एक नई स्टोरी होगी हमारे साथ, फिर एक नए व्यक्ति की क्वारंटाइन स्टोरी होगी। नई प्रार्थना लेकर धारा बहन भी हाजिर होंगे, नए भगवत गीता के श्लोक लेकर अनिता बहन या नजीमा बहन भी हाजिर रहेंगे, और शारदा बहन तो हर वक्त तैयार रहेंगे ही नए सुविचार के साथ, नए नए व्यक्तियों का परिचय करवाते रहेंगे हमें। तो यही श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे कल हम। तो कल तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।